हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज आप लोगों के साथ फिर एक अधिगम पर कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को जिसे अच्छा हम लगे लोग तो सीखना प्लीज़ भी लाइक एंड कहते शेयर हैं। सब्सक्राइब दोनों इंग्लिश करिए। में लर्निंग बोलते हैं। किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया ही सीखना होता है। सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना जाता है। सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना जाता है जो जीवन भर निरंतर चलती रहती है। सीखना यानी अधिगम सीखने की प्रतिक्रिया की मुख्यतः दो विशेषताएं होती है। पहला एक होता है निरंतरता और सार्वभौमिकता। निरंतरता मतलब होता है जो हमेशा चलते रहता है। सीखने की प्रक्रिया की कोई उम्र ना हो, उसे ही हम लोग निरंतरता कहते हैं। निरंतरता यह प्रक्रिया हमेशा और हर जगह चलती रहती है, इसीलिए मानव अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मानव के सीखने की प्रक्रिया में कभी भी रुकावट या विराम और अस्थिरता नहीं आती है, इसीलिए हम लोग इसे निरंतरता कहते हैं। मानव के सीखने की प्रक्रिया थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन निरंतर चलते रहती है। ये भी एक किसी भी उम्र के मोहताज नहीं होता है। निरंतरता में मानव किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक को कुछ ना कुछ सीखते रहता है, उसे ही हम लोग निरंतरता कहते हैं। दूसरा है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता हम उसे कहते हैं जब मानव के सीखने की प्रक्रिया किसी खास या निश्चित स्थान का मोहताज नहीं होता है और मानव हर जगह किसी भी समय किसी भी तरीके से सीखने के लिए जागृत होते हैं और सीखते रहते हैं। सीखने के लिए कोई स्थान या समय नहीं निश्चित होता है। मानव अपने जीवन भर किसी भी स्थान पे जाकर या किसी चीज को देखकर किसी भी उम्र में सीखते रहते हैं, उसे ही हम सार्वभौमिकता कह सकते हैं। जैसे कि जब हम ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो रास्ते में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, चाहे बच्चे या बड़े। मानव जब हम उन लोगों से बातें करते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसे चीज़ सीखने को मिल जाते हैं जो हम नहीं जानते रहते हैं, या फिर उस चीज़ का अनुभव हमें नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी बच्चे से कुछ ऐसा गेम हमें सीखने को मिल जाता है जो गेम हम अपने बचपन में नहीं खेले हो। वही होता है सार्वभौमिकता से सीखना की कला। कभी कभी बड़े से भी अनुभवी बातों से जानकारी मिल जाती है जो उन्हें अपने अनुभव से प्राप्त हुआ हो, और उसे सुनकर समझकर हम सीख लेते हैं। सार्वभौमिकता का मतलब यही हुआ कि हम सीखने के लिए किसी एक स्थान या समय पर निर्भर नहीं रहते हैं। कोई एक शिक्षा स्थान नहीं बना है जहाँ हम केवल शिक्षा ले सकते हैं। कहीं भी हम शिक्षा ले सकते हैं, जैसे कि परिवार, समाज, पड़ोसियों, संस्कृति और अपरिचित व्यक्तियों, वस्तुओं इत्यादि से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार मानव जीवन भर शिक्षा लेते हैं और सीखते रहते हैं और अपनी व्यवहार में परिवर्तन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखने की विशेषताएं क्या होती है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सीखने की विशेषताएं मनोवैज्ञानिक योकम द्वारा लिखा गया है, जो निम्नलिखित है। सीखना फर्स्ट नंबर, सीखना संपूर्ण जीवन चलते रहता है। नंबर 2, अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। सीखना सार्वभौमिकता होता है। शारीरिक और मानसिक में विकास लाना भी सीखना है। सीखना अनुकूल है। सीखकर कोई नया कार्य करना, सीखकर अनुभव का संगठन करना या उद्देश्यपूर्ण सीखना, विवेकपूर्ण सीखना, सक्रिय सीखना। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। सीखना वातावरण की उपज कहलाती है। सीखना खोज करना भी होता है।
तो इस प्रकार हम लोग अभी तक यहाँ तक देखे। अब हम सीखना और अधिगम दोनों एक ही चीज़ है का एक परिभाषा हम लोग आप देखेंगे। अधिगम उसे कहते हैं जब हम नए ज्ञान और नए प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखते हैं, वही अधिगम सीखना कहलाता है। नए ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने व्यवहार जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, वही हमारा सीखना कहलाता है। अधिगम शिक्षा की सार्वभौम सक्रिय है। जहाँ भी शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ उसका आशय बालक को इस योग बनाना होता है कि वह नए ज्ञान कौशल को भली भांति सीख सके। अधिगम सीखने की प्रभावशाली विधियाँ भी होती है जो कि निम्नलिखित है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रभावशाली विधियाँ क्या होती है अधिगम का। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ उसे कहते हैं जब हम सीखते हैं तो उस समय नई क्रियाएं या नए पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है जो बहुत ही प्रभावशाली होता है अधिगम में। तो कुछ प्रभावशाली अधिगम की विधियाँ निम्नलिखित हैं। जब हम कोई अधिगम को नए तरीके से सीखते रहते हैं तो उसमें क्या क्या प्रभावशाली विधियाँ होती हैं वो इस प्रकार है। कोई भी काम को हम करके सीखते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं क्रिया करके सीखना। निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण मतलब जब हम कोई काम को किसी चीज़ को देखते हैं, छूते हैं, छू के परखते हैं, फिर तो उसे हम निरीक्षण करके सीखना कहलाता है। ये हमारा दूसरा विधि है। तीसरा विधि होता है परीक्षण करके सीखना। जैसे कि कोई काम करके प्रैक्टिकल जिसे बोलते हैं उसके बाद जो उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट जो आता है या वो परीक्षण पूर्ण हुआ, कोई काम पूर्ण हुआ कि नहीं। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए हम पहले उसका आटा गूँथते हैं, तो आटा गूँथने का तरीका वो पहले हम लोग सीखते हैं जो कितना पानी डालें या ना डालें। ज़्यादा पानी डालने के बाद वो रोटी नहीं बनेगा, गीला हो जाएगा। तो उसी तरीके से कितना सही मात्रा में पानी डालें, तो वो एक तरीका परीक्षण हुआ। तो उस तरीके से हम लोग परीक्षण करने के बाद जब वो कला सीखते हैं रोटी बनाने का, तो वही वो तीसरा विधि हुआ परीक्षण करके सीखना। सामूहिक विधियों के द्वारा सीखना। जैसे समाज में जब हम कोई काम बैठे हुए रहते हैं तो वहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसके द्वारा भी हम लोग कुछ कुछ सीख लेते हैं। मिश्रित विधि के द्वारा सीखना। छठा होता है सीखने की स्थिति का संगठन करना। जैसे कोई भी सामान को इकट्ठा करके जैसे कि हमको रोटी बनाना है, हम सपोज मान लीजिए, तो उसके लिए हमको पहले आटा इकट्ठा करना पड़ेगा, पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, गैस जलाना पड़ेगा, गूँथना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ का व्यवस्था करने के बाद जो सीखता है इंसान रोटी बनाना, तो वो भी एक प्रक्रिया होता है। तो इस सीखने की स्थिति का संगठन करना भी ये भी कहलाता है।